अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगजेब यूनुस है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर, खास तौर पर जो टीम सेलेक्ट हुई है दौरा श्रीलंका के लिए और उसके बाद वर्ल्ड कप भी है, उस पर भी बात करेंगे। शहनशाह अफरीदी इंजर्ड हुए हैं बीबीएल खेलते हुए, उस पर बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे पीएसएल के जो कमिंग सीजन है उसमें मुल्तान सुल्तान का जो शिफ्ट हुआ है उस पर हम बात करेंगे। औरंगजेब भाई, पहले अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात करें, जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें मुझे तो बहुत सारी खामियां दिखाई दे रही हैं। जिस तरह की सिलेक्शन हुई है, डोमेस्टिक के जो नामवर खिलाड़ी हैं बल्कि परफॉर्मर हैं उनको इग्नोर किया गया है। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस टीम में 3 विकेट कीपर लिए गए हैं, वर्ल्ड कप सर पे है और अभी तक हम विकेट कीपर अपना को फुल टाइम डिसाइड नहीं कर सके। तो इस जो टीम सिलेक्ट हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जहाँ सा बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जिस तरह की टीम सिलेक्ट हुई है, जो 2019-20 से जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हार रहा था ना, तो उसी रविश को हमने दोबारा दोहराया है और उन्हीं प्लेयर्स पे हम बिलीव कर रहे हैं, उन्हीं प्लेयर्स को हम टीम में लेके आ रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच हारा है। अगर हाल ही में आप बात करें तो आपने सुफियान मुकीम का जिक्र किया। सुफियान मुकीम को टीम से बाहर किया गया। सुफियान मुकीम वो प्लेयर है जिसने हर दफा परफॉर्म किया इंटरनेशनल सतह पे भी। एक आधा मैच है तो उसका गंदा गया जिसकी वजह से उस टीम से बाहर कर दिया गया। फिर एक क्राइटेरिया यही होता है कि जब आप इंटरनेशनल टीम से, जब आप कौमी टीम से ड्रॉप होते हैं तो फिर आपको डोमेस्टिक में जाके वहां पे परफॉर्म करना होता है। तो उसने इमर्जिंग कप भी आपको जिता के दिया, फिर अभी जो प्रेसिडेंट कप था उसमें वो टॉप विकेट टेकर रहा, फिर बीबीएल में जाके अच्छी पोजीशन पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, लेकिन उसके बावजूद उसे टीम में नहीं लिया गया। अब टीम में जिनको लिया गया, ख्वाजा नाफे T10 की परफॉर्मेंस पे उसको लिया गया। अब्दुल समद का नाम आप देख लेंगे, कहां पे परफॉर्म करके वो तो आ गया है। तो ये वो चीजें हैं। अब डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर अगर पीएसएल की बुनियाद पे हम जाएं तो वहां पे अब्बास आफरीदी थे, वो आपको नजर नहीं आएंगे। अहमद दानियाल जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, वो आपको नजर नहीं आएंगे। माज ताकत इसलिए बहुत जरूरी थे कि आपके फखर जमान, आप देखेंगे आईएलटी का आज मैच अभी भी हमारे कप में जारी है, तो आज फखर जमान ने 9 मैचों के बाद 150 किया है। फखर जमान रन नहीं कर रहे, साइम अयूब रन नहीं कर रहे, तो ऐसे में अगर आपको बैकअप के तौर पर माज सदाकत को अगर रख देते तो इसमें क्या बुराई थी। तो बस वही जो 15-16 का, जैसे बाबर आजम जब कप्तान थे तो उनके वक्त में ये हुआ करता था कि एक 15-16 का, मैं टोला ही कहूंगा उसको, कि वो होता था उसी में से आपने खेलना है। तो अब फिर वही उसी रवश पे चले गए हैं, वही राना फहीम अशरफ, वही शादाब खान, वही मोहम्मद नवाज, जिनकी वजह से हम मैच हारे हैं, उन्हीं को हम टीम में वापस लेके आएंगे। अगर इसी तरह की टीम आप श्रीलंका लेके जाएंगे, इसी तरह की टीम के साथ आप वर्ल्ड कप खेलेंगे तो मेरे ख्याल में नतीजा फिर मुख्तलिफ नहीं आएगा। और विकेट कीपर्स की बात की, दूसरा खास तौर पर अगर सीनियर प्लेयर हमने देखा कि इस टीम में बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, शाहीन अफरीदी नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है। ये 4 मेन प्लेयर है जो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो चारों ड्रॉप हो गए। लेकिन कहा जा रहा था कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है, नौजवान लड़कों को, जो रोटेशन पॉलिसी चल रही थी कि हम कुछ लोगों को रेस्ट देके कुछ नए लोगों को, नए नौजवान क्रिकेटर्स को आजमाएंगे, वो चीज भी गलत साबित होगी। ना मां सदाकत, ना अहमद दानियाल, ना हमने सुफियान मुकीम हम देख रहे हैं। तो शाहजेब ने भी यहाँ पे डोमेस्टिक प्रेसिडेंट कप में अच्छी बैटिंग की है, टॉप स्कोरर रहे हैं, बैटर रहे हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं इन ख्वाजा नाफे और रोहेल नजीर और साहबजादा फरहान एक ही मौजूदा, खास तौर पर जो अब्दुल समद हैं, अब्दुल समद बगैर किसी परफॉर्मेंस, पहले तो उनको ड्रॉप किया गया, किस वजह से ड्रॉप किया गया किसी को कोई पता नहीं है, अब वापस दोबारा लाया गया है। उन्होंने उस दौरान एक भी डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला, एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, जबकि उसके मुकाबले में मां सदाकत की आपने बात की, मां सदाकत ने इमर्जिंग कप हो, यहाँ पे हो, तो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो माइक किसन की स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स को खिलाना चाह रहे हैं कि जो T20 में दोनों रोल अदा कर सके, तो वो चीज भी इग्नोर की गई है मां सदाकत, अहमद दानियाल की सूरत में। देखिए पिछले 1 साल में अगर देखें तो बहुत ज्यादा नाम हमने ट्राई किए हैं। आप हैदर अली को देख लें, वो आए, बड़े लंबे अरसे तक खेले, फिर हमें नहीं पता लगा वो कहाँ पे गए। फिर आपके जो अभी कप्तान थे अभी जो इमर्जिंग में, मैं उनका इरफान खान न्याजी को हम लेके आए, फिर वो अचानक से वो गायब हो गए। तो इस तरह के प्लेयर्स आते रहते हैं। पिछले अंडर 19 की आपने शाहजेब की बात की, एक शमाइल हसन एक प्लेयर थे, लेफ्ट हैंडर, बड़ा अच्छा खेलते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, प्रेसिडेंट कप में उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो हमें पिछली चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने देखा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम खुशदिल शाह और राना फहीम अशरफ को लेके आए। फिर उसके बाद हम मोहम्मद नवाज ने ना तो पीएसएल में परफॉर्म किया, 2 मैच पीएसएल में उन्होंने खेले थे। ख्वाजा नाफे को आप टीम में लेके आगे, 2 मैच उन्होंने पीएसएल में खेले थे। तो इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं, इस चीज की समझ नहीं आती। अब्दुल समद का आपने जिक्र किया, जिस परफॉर्मेंस पे उनको टीम में शामिल किया गया था वो किसी की समझ में नहीं थी, फिर अचानक से उनको ड्रॉप किया गया और फिर वापस जब टीम में लेके आए तो कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए
कि किस प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करेंगे। अगर क्राइटेरिया डोमेस्टिक है तो फिर सुफियान मुकीम इसमें क्यों नहीं है, फिर अहमद दानियाल इसमें क्यों नहीं है, फिर अब्बास आफरीदी इसमें क्यों नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आती। ये तो ऐसा लग रहा है कि दो मैं आपके खिला देता हूँ, दो मेरे दो तेरे, बस इस पर ज्यादा बात नहीं कर रही। तो ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान मैचेस हारता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे गई है। बेशक हम इसको जितना बड़ा बना के आगे पेश करें कि पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया, पाकिस्तान जो है इमर्जिंग एशिया कप का जीत लिया, हमने एशिया कप का फाइनल खेल लिया, हमने ट्राई नेशनल सीरीज जीत ली, जितना मर्जी हम अपने दिल को तसल्ली ले लें, लेकिन सच्ची बात यह है कि दुनिया की क्रिकेट में पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया। ख्वाजा नाफे, उस्मान खान और साहबजादा फरहान, इन तीनों में से आप वर्ल्ड कप में कौन से कीपर को देख रहे हैं? देखिए इन तीनों में से अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई एक भी ऐसा शख्स है जो प्लेइंग 11 में सूटेबल होगा। आप मोहम्मद रिजवान को इतना अर्सा खिला के उनको बाहर कर दिए, आप ये पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं, इसमें परफॉर्मेंस काउंट मेरे ख्याल में कहीं नहीं होती। मोहम्मद हारिस को आप लेके आए थे, मोहम्मद हारिस ने कुछ ऐसा नहीं किया था और फिर उसको आपने ड्रॉप कर दिया। तो वहां पे मोहम्मद हारिस जब ड्रॉप हुए तो अचानक से आप हसीबुल्लाह को लेके आए थे, फिर वो हसीबुल्लाह अचानक से गायब हो गए और इन तीनों को लेके आए। मुझे बताएं उस्मान खान को कितना ट्राई आप करेंगे? साहबजादा फरहान रेगुलर कीपर नहीं है और रेगुलर कीपर के बगैर अगर एक कैच आपका छूट गया और अगले ने सेंचुरी कर दी तो मैच आपके हाथ से निकल गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ऑप्शन ये लेके आए हैं ये ऑप्शन को सूटेबल है पाकिस्तान। ये देखिए लंबी प्लानिंग होती है ना, ये 6 माह 1 साल की प्लानिंग होती है कि हमने कीपर को विकेट के ऊपर तैयार करना होता है। हम एक सीजन जिसको लेके आते हैं दूसरे सीजन में गायब कर देते हैं। तो ये रातों रात तो ये कीपर आने वाले नहीं है। और ये जो 3 लेके गए हैं मेरे ख्याल में इसमें से कोई ऐसा परफॉर्मर है कि जिसको हम वर्ल्ड कप में लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन तीनों में से तो मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान मच बेटर है। वो अभी भी प्लेइंग 11 में एडजस्ट होता है, खास तौर पर जब बड़ा टूर्नामेंट हो, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म हो। उस इवेंट में एक आपको तजर्बाकार खिलाड़ी चाहिए होता है, एक अच्छा कीपर चाहिए होता है, क्योंकि एक भी कैच मिस हुआ, जैसे औरंगजेब ने बात की। औरंगजेब भाई, अगर हम बीबीएल की बात करें, हम बात कर रहे थे कि हमारा एक प्रीमियम फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। वो इस दौरा श्रीलंका टीम में तो नहीं है, लेकिन हम देख रहे थे कि शायद यहाँ तजर्बात होंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की जो टीम आएगी उसमें शाहीन शाह अफरीदी लाजमी होंगे। लेकिन अब मुझे लगता है वो किस्सा भी खत्म हो गया जिस तरह की उनकी इंजरी है। देखिए नी की इंजरी शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि 2022 में भी हुई थी और वो वर्ल्ड कप आपने देखा कि अनफिट शाहीन शाह अफरीदी खेले थे और फाइनल में जाके वो आखिरी 2 ओवर नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से 1 ओवर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा था। तो मैं नहीं चाहता कि अनफिट शाहीन शाह अफरीदी फिल करें। नी की इंजरी है, इसके रिहैब के लिए मिनिमम आपको 6 मंथ चाहिए होता है। अब देखना पड़ेगा कि स्कैन के बाद उनकी इंजरी किस नोयत की है, लेकिन जो मेरे जराये से मुझे पता चला है कि उनकी इंजरी संजीदा नोयत की है और उन्हें रिहैब के लिए मिनिमम 6 हफ्ते का टाइम है। अगर 6 हफ्ते का टाइम होता है तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप शाहीन शाह अफरीदी का मिस हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, खुद शाहीन शाह अफरीदी को ये सोचना चाहिए कि उनकी बॉडी अलाउ करती है उनको कितनी लंबी लीग खेले। बीबीएल चूंकि कोई छोटी लीग तो है नहीं, 2 माह तक ये टूर्नामेंट जारी रहता है और वर्ल्ड कप से ठीक पहले इतना लंबा टूर्नामेंट खेलना क्या शाहीन शाह अफरीदी के लिए ठीक था या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी नी की इंजरी के बाद जब से आए हैं वो उस लय में नजर आए हैं और खदशा यही है कि वो उस इंजरी के बाद से मुकम्मल फिट हो ही नहीं सके। तो ऐसे में उनको लीग खिलाना, फिर इतने बड़े टूर्नामेंट पहले शाहीन शाह अफरीदी का इंजर्ड हो जाना यकीनी तौर पर सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी। और खुद शाहीन शाह अफरीदी चूंकि अपने बारे में बंदा खुद से ज्यादा नहीं समझ सकता, शाहीन शाह अफरीदी को ये पता होना चाहिए था कि मेरी बॉडी अलाउ करती है कि इतनी लंबी क्रिकेट खेलूं या नहीं। बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है और अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आपका एक प्रीमियर फास्ट बॉलर टूर्नामेंट से आउट हो जाए। बिल्कुल जी, अब तो आउट ही है, क्योंकि अब वो वतन वापस पहुंच रहे हैं, आज या कल पहुंच जाएंगे और लाहौर में अपना रीहैब प्रोग्राम करेंगे। जैसे आपने बताया मिनिमम 6 हफ्ते का तो रीहैब प्रोग्राम है ही है। अब अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, सीजन सर पे है, बस कुछ ही महीने में। अब जो 12 बिडर थे उनमें से 10 लोगों को फाइनल कर लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अब वो 10 लोग 2 नई टीमें खरीदेंगे, ऑक्शन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो पहली एग्जिस्टिंग एक टीम थी मुल्तान सुल्तान की ऑनरशिप जो है वो चेंज हो गई है, अब खत्म कर दी गई है। अली तरीन साहब आउट हो गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान का चार्ज संभाल लिया है। 1 साल तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ही है। मुल्तान सुल्तान का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं, और लगता है कि इस सिचुएशन में मोहम्मद रिजवान लीड कर पाएंगे मुल्तान सुल्तान को, या आपको लगता है टोटली शिफ्ट होने जा रही है मुल्तान सुल्तान? देखिए मेरी मालूमात के मुताबिक तो मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान से रिजाइन कर चुकी है, तो अब वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर दोबारा ड्राफ्ट में अगर मुल्तान सुल्तान को पिक करती है तो वो एक अलग सवाल होगा। और दूसरी बात आपने जो कही और मेरे जराये ने ये कंफर्म किया है कि साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा जो है वो इसको ऑन करेंगे, वो इसको लीड करेंगे, वो इस फ्रेंचाइज को लेकर चलेंगे। और माइक हैसन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी कोच हैं, और चूंकि ये टीम जो है पीसीबी से बिलोंग करेगी तो इसलिए वही कोच जो है वो इसके बरकरार रहेंगे। कोचिंग जो है वो
माइक हैसन करेंगे और रमीज राजा जो है वो इसके दीगर मामला जो है वो चलाएंगे। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी ने वाजह भी किया था कि शायद इतनी जल्दी हम इस टीम को सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक रिटन एग्रीमेंट होता है और उसके तहत एक प्रोसेस होता है, किसी मालिक को या किसी ऑनर को निकालने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस के चलते मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि ये साल चूंकि इतनी जल्दी हो नहीं सकता था, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अगर रमीज राजा इसको रन करते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। रमीज राजा क्रिकेट भी खेले हैं, खुद वो हर मैच में कमेंट्री भी करते हैं, फिर साबिक पीसीबी के चेयरमैन भी हो रहे हैं, तो उनसे अच्छा क्रिकेट को कौन समझ सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। अगर अली तरीन इसको कंटिन्यू करते तो फिर इससे बेहतर ऑप्शन कोई था नहीं। बिल्कुल। एक चीज और हम जो देख रहे हैं, जैसे आपने रमीज राजा की बात की, जो साबिक हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, मोहसिन नकवी साहब उन तमाम क्रिकेटर्स को किसी ना किसी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। वो सरफराज हो, दीगर क्रिकेटर्स हो, अब रमीज राजा मुल्तान सुल्तान संभाल रहे हैं, और पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी अनाउंस हुए हैं। वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस खास तौर पर स्टांस जो मोहसिन नकवी का है? देखिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रिकेटर जो है ना वही क्रिकेटर समझते हैं। और सरफराज अहमद का इम्पैक्ट आपने देखा होगा, आप पूरा अरसा जो टूर्नामेंट के अंदर रहे, जिस तरह वो लड़कों को बैक कर रहे थे, जिस तरह लड़कों को गाइड कर रहे थे, हर ओवर के बाद एक मैसेंजर जो है वो अंदर जा रहा था, जाके खुद आवाजें लगा के सरफराज कर रहे थे। इवन के जब फाइनल में 45 ओवर हो गए थे, पाकिस्तान 325-30 रन कर चुका था, उस वक्त भी सरफराज आवाजें लगा रहे थे कि अभी भी पार्टनरशिप की जरूरत है। तो ये जो मेंटोरशिप उन्होंने की है उसमें वाज़ेह एक फर्क तो नजर आया है। और वो डिसीजन जो थे इनसाइड, जो ग्राउंड के अंदर जो कप्तान के डिसीजन थे, उसमें भी लग रहा था कि सरफराज की इनपुट है। तो जो आदमी क्रिकेट को समझता है, सारी जिंदगी क्रिकेट खेला हो, तो डेफिनेटली वो फैसले भी अच्छे करेगा। और वकार यूनुस हो गए, और वसीम अकरम हो गए, रमीज राजा हो गए, इनके आने से ये बड़े नाम है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में ये पहचान है क्रिकेट की। इनके आने से डेफिनेटली जो पाकिस्तान की क्रिकेट का म्यार है वो बेहतर होगा, फैसले दुरुस्त करेंगे, और इनके होने से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तो इस मामले में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा कर रहा है। सिलेक्शन कमेटी और बाकी जो उमूर है, मेरा ख्याल है कि उसमें काफ़ी सारा पाकिस्तान अभी पीछे है, क्योंकि जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है, चाहे वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में देख लें, चाहे एशिया कप में देख लें, और हाल ही में जो हमने अभी जो टीम श्रीलंका भेजी है, इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा सवाल हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि मोहसिन नकवी साहब इस बारे में भी देखेंगे, और जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मर को जो है वो टीम में, नेशनल टीम में मौका मिलेगा। बिल्कुल जी, ये एक अच्छा स्टैंड है चेयरमैन मोहसिन नकवी का कि साबिक क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करना है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तमाम तर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप आर्या स्पोर्ट्स देखते रहें। तब तक के लिए इतना ही। अगली अपडेट तक के लिए इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।